हेलो दोस्तों, न्यू वेब सीरीज पार्ट नंबर 1 साइलेंट लव। सुबह तिया का घर। सुबह सुबह मुंह पे पानी फेंके जाने के साथ तिया की नींद खुली। उसके ऊपर पानी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? लिप्सा चिल्लाई। ये रोज का था। तिया देखने में बेशक दुबली पतली थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उसे इतना मासूम और प्यारा चेहरा दिया था कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठता था। लेकिन तिया के चेहरे की तरफ उसकी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अव्यांश, जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो उसे छोड़ चुका था क्योंकि वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी। और उसके 52 वर्षीय पिता, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने पिछली रात ही तिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन की बातों में आके उसे बेरहमी से पीटा था। तिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ों के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान। अपनी सौतेली माँ और बहन से तो वो पहले ही नफरत करती थी, लेकिन आज अपने पिता से भी नफरत हो गई थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ही शातिर औरत थी। वो हमेशा तिया के पापा हृदय के सामने तिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी एक आदर्श बड़ी बेटी और प्यार करने वाली बहन होने का ढोंग करती थी। हृदय घर में ज़्यादा नहीं रहते थे। वो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे। वो एसके कंपनी के ओनर और मैनेजर थे। तिया को हमेशा लगता था कि पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, पर कल रात वो भ्रम भी टूट गया था। उसके पापा ने उसके उस पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का जो पकड़ा गया था, क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। बस लिप्सा का रोना धोना सुनकर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। वो और सच ये था कि वो लड़का तिया का नहीं बल्कि लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। गुस्से में चिल्लाते हुए हृदय हृदय ने कहा, तूने एक बार भी मेरी इज्जत की नहीं सोची। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी नाजायज औलाद है। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे हर जरूरत को पूरा किया और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। एहसान फरामोश। बचपन से ही तिया अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उसकी एक गलती है जिसका बोझ वो अब तक ढो रहे हैं। इस छोटी सी उम्र में तिया को आज जिंदगी के 2 सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। दूसरा, उसके अपने पापा ने आज कह दिया था कि वो उसके लिए एक बोझ है। ये सारी बातें तिया के दिल और दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तिया को देखकर के लिप्सा बोली, अब अगर और मार नहीं खाना है तो ये रोना धोना बंद करो और सीधा काम पर लग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, तिया रोते हुए बोली। तभी अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने कहा, लगता है रात की मार से पेट नहीं भरा, और मार खानी है क्या? तिया रोने लगी और लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है ना, तेरा बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया। तू है ही इस लायक। अब चल, ज़्यादा नाटक मत कर और सीधा काम पर लग जा, वरना पापा ने अगली शिकायत ये करूँगी कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। खुद को संभालते हुए तिया बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। दर्द से कराहती हुई तिया किसी तरह से बिस्तर से निकल बाथरूम में प्रवेश होके सीधी किचन में चली गई। उसके पापा सुबह सुबह ही एक ऑफिस टूर पर शहर से बाहर जा चुके थे। तिया को अब कुछ दिन अकेले ही इस माँ बेटी के साथ रहना था, इसीलिए जो वह कहे वह करने में भलाई थी। तिया ने पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसे नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। घर का सारा काम करके
भूखी वो अपने कमरे में आ गई। उसे खाना बनाने की इजाज़त थी, खाना खाने की नहीं। अकेले अपने कमरे में बैठी तिया रोते हुए बोली, मम्मा, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई? मुझे क्यों अपने साथ नहीं लेके गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज़ औलाद हूँ ना। वो दोनों भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझे अच्छे से बिहेव नहीं करते। वो तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रोमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर तिया एक बार फिर रोने लगी। तिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। घर में उनके ये लोग जीने नहीं देंगे और कॉलेज में सहाना राय उसका इंतज़ार कर रही होगी। सहाना राय तिया की कॉलेज की एक लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अमीर भी। तिया को छोड़ के अव्यांश अब सहाना के साथ रिलेशनशिप में था। जब उसे सहाना का प्रॉब्लम एक्सेप्ट किया था प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, तब पूरे कॉलेज के सामने सहाना ने तिया का मजाक उड़ाया था। उसे बहुत बेइज्जत किया था। सब लोग तिया पर हंसने लगे थे। तिया को अपने लिए आवाज़ उठानी नहीं आती थी। वो सिर्फ चुप करके सबका दुख सहना जानती थी। उसकी भोलेपन का कोई भी फायदा उठा सकता था, और क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उसे पैसे नहीं देते थे और वो कॉलेज की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाती थी, पैसों की कमी की वजह से उसे एक साल गिव भी करना पड़ा था। वो जैसे तैसे करके अपने कॉलेज की फीस भरकर पढ़ाई कर रही थी। वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और क्योंकि वो टॉपर थी इसीलिए उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। कुछ दिनों बाद एक रात नाइट बार में लिप्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। उसी नाइट बार में कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे लड़के भी थे जो नशे में धुत थे। उसकी नज़र लिप्सा पर पड़ी जो छोटे कपड़े पहने नशे में झूम रही थी। वो उसे बुरी नज़र से देख रहने लगे। जब लिप्सा बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वो लड़के भी उसके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने लिप्सा को पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कों ने उसे पकड़ा उसका सारा नशा उतर गया। एक लड़का बोला, हे बेबी, कैन सम लेट्स एंजॉय। तो दूसरा लड़का बोला, आज की रात हसीन बनाते हैं बेबी, हमारे साथ चलो। वो सभी नशे में धुत थे। लिप्सा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने दो। तीसरा लड़का बोला, ऐसे कैसे जाने दे बेबी, कम ऑन यार, यू आर सो ब्यूटीफुल, एंजॉय। तो लिप्सा खुद को बचाने के लिए अचानक से बोली, मेरी एक छोटी बहन है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लड़का लिप्सा की को गंदी नज़रों से देखते हुए बोला, ऐसा क्या, ज़रा देखे तो सही। लिप्सा ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और तिया की फ़ोटो उन लड़कों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फ़ोटो देखने लगे। तिया की फ़ोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरे लड़के लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम बुलाओ, किसने मना किया है? लिप्सा ने उसकी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन लड़कों में से एक लड़का बोला, जब तुम अभी यहाँ हमारे पास हो तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? यह कहकर उस लड़के ने लिप्सा को अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबको देख ही ली कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उसमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपने इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही हो। कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। ये सुनकर उन चारों में से 3 लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन चौथा लड़का
जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देख रहा था। लिप्सा भी उसे देख रही थी। वह लड़का दिखने में बहुत ही अमीर था। कुछ पल बाद वो बोला, डन। लिप्सा हैरान थी, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उस लड़के ने अपनी चेक बुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड़के को देख के मुस्कुराई और बोली, शुरू श्योर। और उससे तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोना का नाटक करते हुए बोली, तिया प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा की रोती हुई आवाज़ सुनी तो घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ दी, आप ऐसे रो क्यों रही हो? लिप्सा ने पूरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज़ जल्दी से नाइट क्लब आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज़। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। ये सुनते ही लिप्सा ने फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लड़कों को देखकर बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब जा रही थी। टिया लिप्सा को इसलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब रिक्शा लेकर पहुंचती है। तिया इस बार वहां आ चुकी थी। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसके वापस ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसने लिप्सा देखी, उसे लिप्सा दिखी। वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहाँ एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उससे पूछा, दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसके अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाई। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसे एक ना सुनी। वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तिया और जोर से चिल्लाने लगी, पर बार के शोर शराबे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दी बचाओ मुझे, प्लीज़ दी बचाओ मुझे। तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर बोला, ज़्यादा चिल्लाना मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़ों की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तिया का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा। उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा। एक आदमी अंदर आ गया। टिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे में लाइट डिम थी। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक ट्राउज़र। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत ख़राब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में ख़रीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के म्यूनियर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए,
तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में से उस आदमी की आवाज़ गूंजी। ये सुनकर तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। मयूर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया है हीरो। अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का जिसने पहले से तिया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरीके से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी? इट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी म्योर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गई और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड़कों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने, इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ। अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहाँ 5 आदमी और पहुँचे। यहाँ लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उसमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है। इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर पर छोड़ देंगे। और वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसे तिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर 4-5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाज़ा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला धुआं का गुबार उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसकी पलक झपकने से पहले ही रातों रात लोगों को गायब कर दिया जाता है। कौन था ये काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था या यह भी था कोई शैतान जिसके चुंगल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी? ये सब जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको। देर रात मुंबई। वो अनजान आदमी टिया को अजीब नज़रों से देख रहा था, जो गाड़ी की सीट पर उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। जैसे गाड़ी का काफिला शहर के ट्रैफिक को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था, ये आदमी एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन बनाना और उसे बेचना था। वो इंडिया गवर्नमेंट का अपने वेपन देते थे और विदेश में भी उन्हें भारी कीमत में बेचता था। उनकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। विदेशी सरकारें उसकी कंपनी के बनाए हथियारों को खरीदने के लिए कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थी। वेपन्स के अलावा उसका कॉन्स्टिट्यूशन का बिजनेस भी था। ये नहीं, उसके कई और अलग अलग बिजनेस भी थे। वो इतना रिच और पावरफुल आदमी था कि उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। उस आदमी की गाड़ी का काफिला एक आलीशान घर के पार्किंग लॉट में जाकर रुका। 33 साल का ये नौजवान बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। चाहे वो आम लड़की हो या फिर किसी अमीर घराने की बेटी, सब उस पर मरती थी। उसके नाम की दीवानगी हर लड़के के दिल में थी।
हर कोई उसे शादी करना चाहती थी, पर इस आदमी के बारे में ये अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है, वो गे है। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। बिकॉज बिजनेस की दुनिया में इस वेपन्स किंग के नाम से जाना जाता था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रोन डालता था। उसके पास लास्ट टेक्नोलॉजी से खतरनाक वेपन्स और डेवल थे। मतलब वो एक हैकर भी था और इंडिया का वेपन्स किंग भी। वो था आर्यन खानदान का बेटा, इहित आर्यन का बड़ा पोता अस्थव इहित आर्यन। आर्यन खानदान शहर का सबसे इज्जतदार खानदान था। अस्थव का एक छोटा भाई था जिसका नाम आदित्य अहित आर्यन था। आदित्य अस्थव से 8 साल छोटा था। उसके साथ उसका मैनेजर प्रद्युप, पीए ओहस और सिक्योरिटी रचित और एक क्लोज फ्रेंड अभ्रम था। बाकी बॉडीगार्ड थे। अभ्रम के सभी साथी भी बहुत हैंडसम थे। अस्तव और उसके साथ बाकी सब पार्किंग लॉट में गाड़ियों से उतरे और ये पार्किंग लॉट था अस्तव आर्यन के घर, आर्यन प्लेस का। अस्तव ने बेहोश तिया को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर जाने लगा। तभी आदित्य परेशान होते हुए बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप ऐसे ही बिना बताए इस हालत में इस लड़की को उठा ले आए हो। अस्तव ने उसे घूरते हुए देखा। अब्रम बोला, तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले और तू इस लड़की को ऐसे। अस्तव छोटे भाई सही कह रहा है, वो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधा घर जा रहा हूँ। ये कहकर अब्रम भाग गया। अस्तव बिना किसी बात पे ध्यान दिए तिया को लेकर घर के अंदर जा चुका था। अस्तव के दादाजी शहर के सबसे इज्जतदार शख्स इहित आर्यन का बस एक ही सपना था, वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे। पर अस्तव शादी करने के लिए राजी ही नहीं था और आज जब उसके सामने अस्तव एक अनजान लड़की को लेकर घूमने वाला था तो घर पे बवाल तो होने ही था। दादाजी को अपने पोतों की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए वो हमेशा उसके घर आने का इंतज़ार करते थे और आज भी वो लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। जब दादाजी ने अपने पोतों को एक लड़की की बाहों में उठाए हुए अंदर आते देखा तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी अपने पोतों को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अस्तव हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। अस्तव के पीछे बाकी लोग भी डरते डरते अंदर आए। अस्तव आदि प्रत्यूष के पीछे छिप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। दरअसल बात यह थी कि आदि ने थोड़ी सी पी रखी थी और अगर ये बात उसके दादाजी को पता चल जाती तो वो बहुत नाराज़ होते। दादाजी ने अपने पोतों को देखा और पूछा, ये लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो और ये बेहोश क्यों है? आदि बोला, दादाजी मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए इनको। भाई मैंने कहा था ना, दादाजी बहुत ही नाराज़ होंगे। अब भुगतो। अस्तव ने नज़र उठाकर कि अपने दादाजी की आंखों में देखा और वो जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने आदि की बातों को दूसरा ही मतलब निकाल लिया और वो थोड़ी शरारती ढंग से अस्तव से बोले, अच्छा तो चारविन से शादी ना करके की वजह ये लड़की है क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। अस्तव शांति से बोला, हाँ। अस्तव की हाँ सुनते ही आदि का दिमाग चकरा खा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई कर क्या रहा है। उसे भी यही लगता था कि उसका भाई ये है। अस्तव की बात सुन के सब हैरान रह गई। दादाजी अब थोड़े प्यार से बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो तुम्हारे
शादी इसी से होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये अमीर है कि नहीं, मुझे बस अपना परपोता देखना है। आदि के मन में सवालों का सैलाब आ गया। ये हो क्या रहा है? यहाँ सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है। अरे दादा जी को परपोता या परपोती देखना है? भाई करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था कि आप गे हो या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चारमीन को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? भाई कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हैं? इन सवालों से जूझते हुए उसकी नज़र किसी और पर पड़ी। वो लड़की जो उसकी भाई की बाहों में बेहोश पड़ी थी। वो उसी समय बात बदलते हुए बोला, दादाजी मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। दादाजी का ध्यान अब तक अपनी पोतों पर था, लेकिन अब पहली बार उन्होंने तिया को ध्यान से देखा, जो अस्तब की बाहों में किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। दादाजी ने तिया के चेहरे को देखा और बोला, बहुत प्यारी है, पर लगता है अस्तब से बहुत छोटी है। अस्तब के जवाब देने से पहले ही आदि बोला, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल एज गैज कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। वैसे ही भाई 33 के हैं और शायद मेरी भाभी ये कोई 21-22-23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21-22-23 का क्या मतलब? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? आदि बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूँगा? भाई से पूछ लो ना, उसकी एग्जैक्ट एज पता होगी भाई को। ये सुनकर सब अस्तब को देखने लगे। अस्तब तिया को बाहों में लिए बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे शांत भाव से उसके दादाजी से कहा, बहुत सवाल हैं आपके मन में, मैं जानता हूँ सबका जवाब दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये बेहोश हो गई है तो बाद में बात करते हैं। दादाजी ने अस्तब को देखा और बोला, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल बात करेंगे तुम्हारी शादी की। यह सुनकर आदि लड़खड़ा गया, लेकिन अस्तब के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो तिया को लेकर अंदर कमरे में चला गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। बस एक आदि अकेला लिविंग रूम में सुन खड़ा रहा। कमरे में जाकर अस्तव ने उसके घर की एक सर्वेंट ईसाना को इंटरकॉम किया और बोला कि यह लड़की जो मेरे रूम में है, इसके कपड़े चेंज कर दो। ये कहकर अस्तव अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद ईसाना अस्तव की स्टडी रूम में आई और वो थोड़ी परेशान थी। उसे परेशानी से अस्तव से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो ईसाना हिचकिचाते हुए बोली, बिग बॉस बात यह है कि, और आधे में ही चुप हो गई। अस्तव, क्या हुआ? ईसाना की आंखों में दर्द था। वो बोली, बिग बॉस लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके पूरे शरीर पर ताज़ा जख्म है। ऐसा लगता है कि उसे 1-2 दिन पहले ही बेरहमी से पीटा गया है। अस्तव को गुस्सा आने लगा। वो सीधा बेडरूम में आया और उसने देखा कि तिया के पेट के बल लेटी थी और उसका शरीर ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अस्तव ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ तिया की पीठ ही देखी। तिया की पीठ पे जख्म थे। अस्तव को तिया की बाजू पर भी चोट के कई निशान दिखाई दिए। अस्तव की आंखों में गुस्सा से लाल हो गई। उसने कहा, डॉक्टर को फ़ोन करो। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन आदि अभी भी लिविंग रूम में परेशान इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे अपनी फैमिली डॉक्टर नैना को अपने घर आते देखा। वो सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैना आधी रात को आर्यन प्लेस में क्या कर रही है? इन्हें किसने बुलाया? उन्हें डॉक्टर का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैना, आप इतनी रात को यहाँ? डॉक्टर नैना बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। यह सुन के आदि फिर से कंफ्यूज हो गया। आदि को उस हैरान हाल में छोड़कर वो सीधा अस्तव के रूम में चली गई। अस्तव के रूम में घुसते ही वो हैरान हो गई। अस्तव ने बेडरूम में लड़की अपनी हैरानी को जाहिर करते हुए वो बोली, क्या बात है, सबको लगता है कि आप गे हो। मुझे भी यही लगता था, पर आप तो बीच में ही बात काटते हुए अस्तव बोला, डॉक्टर नैना, मैंने आपको इलाज करने के लिए बुलाया है, मेरे गे होने या ना होने का पता लगाने के लिए नहीं। और प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दीजिए। यह कहकर अस्तव अपने बेडरूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। वहाँ जाकर
वो वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में एक नया प्लान शुरू हो चुका था। एक अच्छा आइडिया मिल गया था उसे चार्विन साय से शादी ना करने का। चार्विन साय से शादी ना करके कि उसकी बहुत बड़ी वजह थी। चार्विन जितनी अच्छी दिखती थी उतनी अच्छी थी नहीं, और अस्तब लोगों की नीयत को बहुत अच्छे से पहचान लेता था, और चार्वी भी उसकी नज़रों से नहीं बच पाई थी। पर चार्वी ने उसके दादाजी का दिल जीत लिया था, तो चार्वी से शादी करना की सिर्फ एक ही वजह थी जो उसके दादाजी को मंजूर होती, कि वो किसी और से शादी करना चाहता है। उसने तिया की फ़ोटो क्लिक कर रखी थी और कुछ देर पहले ही उसे डिटेक्टिव विक्टर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। तिया फिलहाल उसके लिए खुद को चार्वी से बचाने वाली तलवार थी। आखिर क्या है ये खेल जिसमें तिया फंसती जा रही है? क्यों उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा रहा है? अस्तव क्या होगा जब वो बेहोशी से जागेगी, और कैसे बच के निकल पाएगी मासूम तिया शहर के सबसे बड़े आदमी के पंजों से? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।